फरवरी की सर्द रात थी। चारों तरफ घना कोहरा और ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसे में गांव से कुछ ही दूर पर मदन लाल अपने एक हाथ में मटकी और दूसरे हाथ में फावड़ा पकड़े तेज तेज कदम बढ़ा रहा था। आज इस मटकी को दफना दूंगा और बाद में आराम से इसको निकाल कर उसकी बात बीच में ही अधूरी रह गई जब उसको 3 लोगों के एक साथ हंसने की आवाज सुनाई दी। हे भगवान! उसे जंगल में एक जगह दिखाई दिया जहाँ काफी कम पेड़ थे। उसने वहाँ फावड़े से एक गड्ढा खोदा, फिर उस मटकी को उसके अंदर रख दिया। बाद में उसने जैसे ही उस पर मिट्टी डालने के लिए फावड़ा चलाना चाहा, तभी उसने ऊपर देखा तो 3 आत्माएं, जिसमें एक आदमी, एक औरत और तीसरा एक 14 साल का बच्चा था। हम तुझे ऐसा नहीं करने देंगे, तुझे इस मटकी के साथ ही दफना देंगे। उसका पैर अचानक से मुड़ गया और वो भी उसी गड्ढे में गिर गया। फिर तेज तूफानी हवाएं चलने लगी और उन हवाओं से सारी मिट्टी अपने आप गड्ढे के अंदर गिरने लगी और गड्ढा पूरी तरह से बंद हो गया। 40 दिन बाद परेश अपने 3 दोस्त अंगद, रमेश और मोहन के साथ घर के बाहर बैठा हुआ था। बता मोहन, क्या सोचा है तूने? सोचने वाली कौन सी बात है? अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है, कोशिश करके देख लेते हैं। ये हुई ना बात, तुम लोग कल रात को ठीक 11 बजे गांव की सरहद के पास वाले जंगल में मेरे पास आ जाना। ये तय करके वो सभी अपने अपने घरों को चले गए। अगली रात मोहन, रमेश और अंगद तीनों हाथ में फावड़ा लिए परेश की बताई जगह पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि परेश अपने सामने कुंड जलाए बैठा हुआ है। उसके ठीक पास में ही एक काले कपड़े में 3 नींबू रखे हुए हैं। परेश, हम आ गए, बता क्या करना है? तुम तीनों यहाँ बैठ जाओ। वो तीनों जमीन पर बैठ गए। फिर परेश ने तीनों के हाथों में एक एक नींबू रख दिए और वापस अपनी जगह पर बैठ आंखें बंद करके कोई मंत्र जाप करने लगा। उन तीनों को अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। हे प्रेतों के देव, हमें रास्ता दिखाइए कि वो मटकी कहाँ पर है। तभी उन तीनों के हाथ में रखे वो नींबू हवा में उड़ गए। ये देखकर वो तीनों हैरान थे, लेकिन परेश को जरा सी भी हैरानी नहीं थी। प्रेतों के देव, आपका स्वागत है, हमें रास्ता दिखाइए। उसके ऐसा कहते ही तीनों नींबू, जो कि हवा में थे, अपने आप आगे बढ़ने लगे। वो चारों अब उन नींबुओं का पीछा करने लगे। कुछ कदम चलने के बाद एक जगह नींबू रुक गए, फिर वहीं जमीन पर आ गए। यही जगह है वो जहाँ वो मटकी है, खोदना शुरू करो। उन तीनों ने उसके एक इशारे पर वहां खुदाई शुरू कर दी। काफी देर खोदने के बाद अब गड्ढा काफी गहरा हो चुका था। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता जा रहा था, उन चारों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। रमेश का फावड़ा जमीन पर किसी चीज में फंस गया था और निकल ही नहीं रहा था। अब फावड़ा मत चलाओ। ये सुनकर उन्होंने दोनों हाथों से मिट्टी हटाई तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। गड्ढे में मदन की लाश पड़ी थी, जिसकी टांग में फावड़ा फंसा था। उसके हाथों में अभी भी वही मटकी थी। रमेश ने मटकी उठाई और ऊपर खड़े परेश को पकड़ा दी। अब ऊपर आ जाओ। जैसे ही उन्होंने ऊपर आने की कोशिश की तो रमेश चीखने लगा। मेरा शरीर अकड़ रहा है, मेरा शरीर अकड़ रहा है, सब जल्दी से बाहर आओ। ये सुनकर मोहन और अंगद गड्ढे से बाहर आ गए, लेकिन रमेश का शरीर उसके काबू में नहीं था। उसके हाथ पैर अकड़ने लगे थे और वो गड्ढे में पड़ा कांप रहा था, जैसे उसको करंट का झटका लग रहा हो। इससे क्या हो रहा है? ये बाहर क्यों नहीं आ रहा? मैंने एक बात तुम लोगों से छिपाई थी, मटकी निकालने पर मदन लाल की आत्मा किसी एक आदमी की भेंट जरूर लेगी। तूने सिर्फ एक मटकी के लिए हमारी जान की बाजी लगवा दी। ये सिर्फ एक मटकी नहीं है, ये देखो। परेश ने मटकी के ऊपर से कपड़ा हटाया। मटकी पूरी तरह हीरे जवाहरात से भरी हुई थी।
उन दोनों के चेहरे से दोस्त को खोने का गम चला गया और खुशी नजर आने लगी। उन्होंने गड्ढे की तरफ देखा तो रमेश मर चुका था। इसे यहीं ठिकाने लगा दो, किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ था। उन दोनों ने मिट्टी वापस गड्ढे में डालकर उसका मुंह बंद कर दिया और तीनों गांव की तरफ चल पड़े। गांव की सरहद पर आकर परेश ने मोहन और अंगद को एक एक कपड़े के अंदर उनके हिस्से के जेवर बांध कर दिए और बाकी बचे हुए धन को मटकी समेत अपने घर ले गया। ए जी, इतनी रात को आप कहाँ गए थे और इस कपड़े में क्या है? अंगद ने उस कपड़े की पोटली को खोली और जैसे ही उसके अंदर रखे सोने जवाहरात उसकी बीवी ने देखा तो उसकी आंखें भी चौंधी आ गई। हे भगवान, इतने महंगे जेवर ये आपके पास कहाँ से आए? जेवर नहीं, गुप्त धन है और ये सब हमारा है। सच में? तो लाओ जरा, इनमें से कुछ पहन कर देखती हूँ मैं। प्रेरणा ने एक भारी सा हार उठाया और अपने गले में डाला। जरा बताइए तो, कैसा लग रहा है मेरे गले में ये हार? ऐसा लग रहा है कि ये बना ही तुम्हारे लिए था। ये सुनकर वो खुश हो गई और फिर आईने के सामने जाकर देखने लगी। अगले 3 सेकंड्स के अंदर उसके चेहरे पर आई मुस्कान गायब हो गई। क्या हुआ प्रेरणा? प्रेरणा के मुंह से सिर्फ सिसकियां निकल रही थी। अगले ही पल वो भी जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर में भी उसी तरह की अकड़न पैदा हुई जैसी कि रमेश के शरीर में हुई थी और फिर उसको लकवा मार गया। प्रेरणा उठो, क्या हो गया तुम्हें? उठो ना। प्रेरणा सिर्फ टुकुर टुकुर उसे देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर और उसकी जुबान काम ही नहीं कर रहा है। अंगद ने उसको उठाकर बेड पर लिटा दिया। फिर उसने उसके गले से हार उतारा और वापस उसको उस कपड़े की पोटली में बांध दिया। इस तरफ मोहन ने भी अपने हिस्से के गहने अपनी बीवी को दिखाए। अरे वाह जी, रोजाना तो आप छोटी मोटी चोरी करके आते थे, पर इस बार तो आपने काफी बड़ा हाथ मारा है। आज के बाद वो छोटी चोरियां भी नहीं करनी पड़ेंगी। इन गहनों की कीमत अरबों में है। मैं कहती हूँ हम इनको पहनकर दिखावा नहीं करेंगे, बस एक एक गहने को बेचकर अपने घर का खर्च अच्छे से चलाया करेंगे।